हेलो बच्चों, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड हम थ्योरम समझेंगे और उसके बाद में उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके बाद में हम थोड़े हाई लेवल, पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम कुछ हाई लेवल के जो क्वेश्चंस बोर्ड में पिछले 10 साल में आ चुके हैं वो थोड़े बहुत वो वाले भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि है रियल नंबर्स। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, रियल नंबर्स। तो देखो, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आपने क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे पास में बहुत सारे नंबर्स हैं, हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। यदि आपको नंबर्स की स्टडी करनी है तो आप एक एक नंबर की स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया कि नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने से नंबर्स की स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया। तो हम देखते हैं कि हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया। जो पहली कैटेगरी के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। हम ये समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो उसको समझाने के लिए पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने नंबर्स को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो पहले टाइप के जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर के 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। फिर इसके बाद में दूसरी कैटेगरी के नंबर होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में जीरो भी आ जाता है, मतलब वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर तो रहेंगे ही, बस एक और नंबर यहां पर आ जाता है जीरो। तो 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। उसके बाद में अगली कैटेगरी है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेकर के, माइनस इंफिनिटी से हम ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसमें भी डेसिमल वाले नंबर नहीं आते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ कैटेगरी है उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि p बाय q के फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जो कि p बाय q के फॉर्म में है और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ऐसे नंबर्स जो कि p बाय q के फॉर्म में होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। और इसके अलावा एक और नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप, इसको हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं, ये आप इतना नोट कर लो पहले। देखो, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जब आप किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करते हो, मान लो कि कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं p बाय q के फॉर्म में एक नंबर है, यदि मैंने उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपने कोई भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जब भी आप किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको 3 टाइप के डेसिमल्स मिल सकते हैं। पहला जो टाइप है उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो मेरे पास में है 5/2, इसको यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, डेसिमल फॉर्म में, मतलब 5 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा? 2.5। तो क्या ये कौन सा डेसिमल कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहलाएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद में यहां पर एक ही डिजिट है। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद में चलता ही जा रहा है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट आई या 2 डिजिट आई या 3 डिजिट आई, उसके बाद में वो रुक गया, तो उस टाइप के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर दूसरे टाइप के डेसिमल्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
रिपीटिंग बोल लो आप या रेकरिंग बोल लो, वैसे आप लोगों ने ये चीज 9th में और डिटेल में पढ़ी थी। पिछले साल हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में ही पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैं आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम इस साल भी वापस से पढ़ने वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पहला मिलता है आपको डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे टाइप का डेसिमल मिल सकता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कब मिलेगा, जैसे कि मान लो आपने 10 को 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.3333 अप टू इंफिनिटी, ये ना तो टर्मिनेट होगा, मतलब डेसिमल के बाद में चलता ही जाएगा, बट यहाँ पर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, बार बार 3 ही आ रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और थर्ड टाइप का जो डेसिमल होता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब होता है कि ये वाले नंबर्स ना तो टर्मिनेट होते हैं, मतलब डेसिमल के बाद में चलते ही जाएंगे, पर रिपीट भी नहीं होंगे। और ऐसे नंबर आपको कब मिलेंगे, मान लेते हैं कि आपके पास में रूट में ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √5। यदि आप √5 की वैल्यू निकालते हो, √5 की वैल्यू यदि आप निकालोगे, कौन सी मेथड से आपको निकालना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो क्लास 8th में आपने पढ़ा था। कोई भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की मेथड, भले ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यदि आप √5 की वैल्यू निकालोगे तो ये हमेशा कैसी आएगी, 2.2 और ऐसे चलता जाएगा। मुझे एग्जैक्ट अभी इसकी वैल्यू नहीं पता है, पर जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2.2538, मतलब ना तो वो रिपीट होगा और ना ही वो टर्मिनेट होगा। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आपको हमेशा कब मिलेंगे, जब रूट के अंदर ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि मैंने आपसे बोला √4, तो √4 तो परफेक्ट, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो तो बाहर निकल जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। बट रूट के अंदर ऐसा नंबर है, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगी। तो मैं आपको समझा रहा था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। तो ये जो पहली दो कैटेगरी के नंबर्स होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, इनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और ये जो थर्ड कैटेगरी का जो नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपके पास में नंबर्स की कितनी कैटेगरी हो गई, पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है इंटीजर, चौथा होता है रैशनल नंबर और पांचवा होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में यदि आपको डिफरेंस करना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि रैशनल नंबर जितने भी हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, और इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। सब रियल नंबर है। ठीक है, मतलब रियल नंबर मतलब जितने, दो ही कैटेगरी होती है, एक तो रियल नंबर्स होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। बट ये इमेजिनरी नंबर वाला जो पार्ट है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दो ही मेन कैटेगरी होती है नंबर्स को डिवाइड करने की, एक तो होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। फिर रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, ये सब रियल नंबर कहलाते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, यदि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, मान लो रूट -5 आ गया, रूट के अंदर जहां पर भी माइनस आ गया उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब हम आगे इस चैप्टर में देखते हैं कि क्लास 10th में ये जितना भी मैंने पढ़ा है या प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, अब हम इस साल देखेंगे कि इस साल रियल नंबर्स में हमको क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम एक थ्योरम समझेंगे, उस थ्योरम का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास में एक इंटीजर है a, लेट a बी एनी इंटीजर।
ठीक है। यदि इस a को मैं डिवाइड करता हूं एक दूसरे इंटीजर से b से, तो b से डिवाइड करने पर मान लेते हैं क्वोशिएंट आया q और रिमाइंडर आ रहा है r। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि ये जो a है, a किसके इक्वल होगा, b इंटू क्यू प्लस r के इक्वल होगा हमेशा। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज भी आप पहले पढ़ चुके हो, बट आप इसको किस नाम से पढ़ा है पहले आपने, डिवीजन एल्गोरिथम से, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने 17 है, 17 को डिवाइड किया 4 से, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 1। तो क्या मैं 17 को ऐसा लिख सकता हूँ, 17 मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 4 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर। इसको भी राइट साइड में सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 17 ही आ रहा है, ठीक है। पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर जो r की वैल्यू आएगी, जो रिमाइंडर आएगा, वो क्या क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो या तो 0 के इक्वल आएगी या फिर हमेशा 0 से बड़ी होगी। r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और हमेशा किससे कम होगी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम b से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा b से कम होगी। इसको भी मैं एक बार एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 17 को ही आपने 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 1। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर 4 आता, फॉर एग्जांपल एक अभी हम लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर 4 आता, क्या रिमाइंडर 4 के इक्वल आएगा क्या? कभी भी मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये तो अभी एक और बार डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मतलब रिमाइंडर कभी भी 4 इसके इक्वल नहीं आ सकता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके इक्वल रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके इक्वल यदि रिमाइंडर आ गया तो अभी तो एक और बार डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो या तो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, बट 4 कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि 4 आएगी तो अभी एक और बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा रहे हैं कि r जो रिमाइंडर जो आएगा उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, पर हमेशा किससे छोटी होगी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटी होगी, ठीक है। तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि जब हम किसी नंबर को b से डिवाइड करेंगे तो a is equals to bq plus r and remainder is always greater than equal to 0 and less than b, ठीक है। अब देखो, तो इसी थ्योरम पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इस थ्योरम को यूज करते हुए आप दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। मैं एनसीईआरटी का सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। वहां पर आपको बोला है कि आपको दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, और नंबर्स आपको दिए हुए हैं 135 एंड 225। आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप क्या करोगे, आपको नॉर्मल मेथड से जो हमने क्लास 7th 8th में एचसीएफ निकालना पड़ा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वो तो आपको सबको आता होगा कि हम पहले के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, दूसरे के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लेते हैं, और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो सारे बाहर निकालने, उसी को हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे कि 225 जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड करने पर 135 1 135, रिमाइंडर आया 0 9 90, ठीक है। तो आपकी पहली जो इक्वेशन बनेगी बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या बनेगी, डिविडेंड मतलब 225 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करोगे कि यहां पर जो रिमाइंडर आया है 90, उससे आप वापस से डिवाइड करोगे किसको, पहले वाले डिवाइजर को। तो पहले वाला डिवाइजर आपका कितना था, 135, और ऐसे आपको करते जाना है। ऐसा आपको कब तक करते जाना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो वापस से मैंने डिवाइड किया, 90 1 90,
रिमाइंडर आएगा 45, ठीक है। वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैंने लिख दिया 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब वापस से आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि जो रिमाइंडर आया है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 45, 45 से आप ये डिवाइजर को डिवाइड करोगे 90 को, 45 टू 90, रिमाइंडर आ गया 0। तो आपकी लास्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। और जो लास्ट में आपने यहाँ पर किससे डिवाइड किया है, 45 से डिवाइड किया है, तो 45 क्या होगा यहाँ पर एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया 45। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे ही रिमाइंडर आया, क्या अब और डिवाइड हो सकता है कि 90 तो इससे छोटा है, तो अब और डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, 90 से वापस से 135 को डिवाइड करेंगे। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। अब वापस से हम 45 को 90 से डिवाइड करेंगे, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 45 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो पार्ट्स है वो आपको करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। और यदि उसके बाद में भी आपको कोई डाउट आता है तो आप बाद में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम करते हैं एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आ चुके हैं, तो इस पे ध्यान देना। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। आपको यहां पर यह प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा या तो 6q plus 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q plus 3 के फॉर्म में होगा, या 6q plus 5 के फॉर्म में होगा। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए एक ऑड इंटीजर है। मान लेते हैं कि मेरे पास में एक इंटीजर है ए, ठीक है। मुझे नहीं पता कि वो ऑड या इवन है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो हमें ये पता है कि यदि ये ए जो है ये यदि ऑड होगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, 2n plus 1 के फॉर्म में होता है। और यदि ये ऑड होगा तो हमेशा 2n plus 1 के फॉर्म में होता है। और यदि ये इवन होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, 2n के फॉर्म में होगा, यदि ये इवन है तो। ये आप लोगों को सबको पता होगा। यदि यहाँ पर मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट करता हूँ, मान लो n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो इसमें जब भी मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा, कोई भी इंटीजर पुट करूंगा, तो हमेशा ये ऑड ही आएगा। आप चाहो तो पुट करके देख लो। n की वैल्यू यदि मैं 0 लेता हूँ तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1 1 आएगा। यदि मैं 1 लेता हूँ तो 2 1 2 प्लस 1 3 आएगा। यदि मैं 2 लेता हूँ तो 2 2 4 प्लस 1 5 आएगा। 3 लेता हूँ तो 3 2 6 प्लस 1 7 आएगा। मतलब यहाँ पर मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, हमेशा वो ऑड ही आएगा। और यहाँ पर मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, वो हमेशा इवन ही आएगा। मतलब कि हमें पता है कि हमेशा कोई भी ऑड नंबर 2n plus 1 के फॉर्म में होता है और इवन नंबर हमेशा 2n के फॉर्म में होता है। तो उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो उसको हम ऑड इंटीजर को हमेशा हम 2n plus 1 के फॉर्म में लिखते हैं। बट वो आज हमसे ये बोल रहा है कि ऑड इंटीजर को हम 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर where q is an integer, ये भी दिया हुआ है where q is some integer। तो ये आपको प्रूव करना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, समझना अच्छे से। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैंने क्या किया, let us assume a positive integer a। हमने क्या किया कि एक इंटीजर अज्यूम कर लिया a। मैंने ऑड नहीं माना है, मैंने तो बस एक पॉजिटिव इंटीजर a अज्यूम कर लिया। ये ऑड भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है, ठीक है। यदि मैं इस इंटीजर को a को 6 से डिवाइड करता हूं
यहाँ पर 6 से डिवाइड करने का क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे वो क्या प्रूव करना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में। तो इसीलिए हम इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो मान लेते हैं क्वोशिएंट आया q और रिमाइंडर आया r। ठीक है, क्या ये तो हमने a को तो माना है कि एक इंटीजर है, यहां पर q जो आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, बताओ क्यों, और जो रिमाइंडर है वो भी एक इंटीजर ही होगा, बताओ क्यों। इंटीजर मतलब क्या कि ये कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, ये भी डेसिमल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है मतलब वो डेसिमल में नहीं आएगा। डेसिमल में कब आता है, जब आप रिमाइंडर को भी सॉल्व कर दो। जैसे कि मान लो आपने 4 से 17 को डिवाइड किया, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 1। अब यदि आप यहीं पर छोड़ दोगे तो ये भी हमेशा इंटीजर होगा, ये कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, ये तो डेसिमल में आ ही नहीं सकता है। पर यदि मैं इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर डेसिमल लगाया, यहाँ 0, फिर 4 2 जा 8, फिर रिमाइंडर आया 2, फिर 0 4 5 जा 20, तब यहाँ पर डेसिमल में आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम इसको जैसे ही पहली बार में रिमाइंडर आया वहीं पर हमने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब मैंने a को 6 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आ रहा है q और रिमाइंडर आ रहा है r। ठीक है, क्या मैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा इट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू 6q प्लस r। a किसके इक्वल होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहां पर अभी हमने पढ़ा कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी, या तो 0 होगी, 0 के इक्वल हो सकती है, या फिर हमेशा 0 से ज्यादा होगी, नेगेटिव में कभी भी नहीं आएगी। पर हमेशा किससे कम होगी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम होगी। मतलब r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, बट कभी भी 6 नहीं आएगी। ठीक है, तो हम एक एक केस ले लेते हैं कि r की वैल्यू 0 होगी तो क्या बनेगा, r की वैल्यू 1 होगी तो एक इसके इक्वल आएगा, r की वैल्यू 2 होगी तो एक की वैल्यू क्या होगी, वो सारी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। यदि r की वैल्यू 0 है तो a क्या आएगा, 6q प्लस 0 मतलब 6q। ठीक है, यदि r की वैल्यू 1 है तो a इक्वल टू क्या आएगा, 6q प्लस 1। यदि r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 2। यदि r की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 3। यदि r इक्वल टू 4 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 4। और यदि r की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या होगी, 6q प्लस 5। क्या r की वैल्यू 6 हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 6 से कम होगी, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा कम होगी। तो मतलब कि आपका जो पॉजिटिव इंटीजर जो आपने अज्यूम किया था a, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो 6q के फॉर्म में होगा, या फिर वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में। पर हमें ये प्रूव करना है, देखो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर ये इवन होगा या ऑड होगा। मान लेते हैं q कोई भी एक इंटीजर है, 1 पुट करके देखते हैं, 6 1 जा 6, यहां पर वो इवन आ रहा है। यहां पर मैंने 1 पुट किया तो 6 1 जा 6 प्लस 1, यहां पर 7 आ रहा है, मतलब कि ऑड आ रहा है। फिर यहां पर 6 1 जा 6 प्लस 2 8 आ रहा है, इवन आ रहा है। ये आपका इवन आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, फिर ये इवन आ रहा है, फिर ये ऑड आएगा, फिर ये इवन आएगा, और फिर ये वाला ऑड आएगा। पर उसने क्या बोला है आपसे कि जब वो नंबर, जब वो इंटीजर ऑड होगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, या तो 6q प्लस 1 के, या 6q प्लस 3 के, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। और हम वही चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि जब जब वो ऑड है तब वो किस फॉर्म में, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में है, या फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म में, या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में। मतलब कि हाँ, जब भी ये ऑड होगा तो उन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा। तो इस तरीके कैसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, मैं एक बार वापस से शॉर्ट में समझा रहा हूं इसको। आपको प्रूव करना था कि कोई भी एक इंटीजर वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा। तो मैंने एक इंटीजर मान लिया a, वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। उसको 6 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि जो आपको यहाँ पर प्रूव करना है उसमें 6q चाहिए तीनों में। तो हमने 6 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आ रहा है q, रिमाइंडर आ रहा है r। आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से इक्वेशन बना ली, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जिसमें r की वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक हो सकती है। अब r की अलग अलग वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करी है, और हमने देखा है कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो जब ऑड है तो वो इन तीन फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में होगा, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट।
अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले। इन आर्मी कॉन्टिजेंट, एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, आर्मी कॉन्टिजेंट जिसमें कि 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ये जितने भी 616 लोग हैं इनको एक बैंड के पीछे परेड करनी है। जब परेड होती है तो आगे बैंड चलता है, उसके पीछे लोग परेड करते हैं, ठीक है। तो ये आर्मी कॉन्टिजेंट के जो 616 लोग हैं इनको एक आर्मी बैंड है जिसमें कितने लोग हैं, 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे इनको चलना है। तो यहां पर उन्होंने पूछा द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में ही मार्च करना है। सेम नंबर ऑफ कॉलम का क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा अभी। तो उसने ये पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ये दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कि आपके इस आर्मी, अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो कि आपके कॉन्टिजेंट में 12 मेंबर्स हैं और इसमें है 8 मेंबर्स, और मैंने बोला कि इनको सेम कॉलम में चलना है, मतलब कि ये पहली कॉलम सेम नंबर ऑफ कॉलम है, सेकेंड कॉलम मुझे इन लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 8 लोग हैं तो मैंने ये जो 8 लोग हैं पहले 4 लोगों को इधर ले लिया और बाकी के 4 इधर चल रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, और इनके पीछे अब वो 12 मेंबर्स चलेंगे। तो 12 मेंबर्स भी हम 2 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। तो यहां पर 6 आएंगे, यहां पर 6 आएंगे। तो मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि जो भी आपके बैंड वाले मेंबर्स हैं और आर्मी कॉन्टिजेंट के जो मेंबर्स है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में चलना चाहिए। तो उसने पूछा है कि कितनी मैक्सिमम कितनी कॉलम यहां पर बनाई जा सकती है। देखो यहां पर अभी हमने 2 कॉलम बनाई, क्या 2 से ज्यादा कॉलम बनाई जा सकती है? कि यदि मैं 3 कॉलम बनाना चाहूं तो इस केस में 3 कॉलम नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि 8 को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। 12 तो हो जाएगा 3 इक्वल पार्ट्स में, 4 मेंबर एंड 4 मेंबर। 12 जो है उसमें 4 मेंबर्स इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, बट 8 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कि 3 कॉलम तो नहीं हो सकती। 3 से ज्यादा हो सकती है क्या? 4 कॉलम करके देख लेते हैं। तो 8 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 मेंबर इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। और 12 को भी हम कर सकते हैं। यहां पर कितने आएंगे? 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। क्या 4 से ज्यादा कॉलम हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 8 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में नहीं कर सकते, 12 को भी नहीं कर सकते। मतलब मैक्सिमम यहां पर 4 कॉलम होगी। पर आप क्या ऐसे करोगे क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से? नहीं। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो? देखो हम यहां पर क्या करना चाहते हैं, हमने देखा कि 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। वो जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उतनी कॉलम यहां पर हो सकती है। तो यदि आप 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो वो आएगा 4, मतलब कि 4 कॉलम यहां पर होगी। तो उसी तरीके से यहां पर भी आपको क्या करना है, 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया था आपको कि यहाँ पर करना क्या है, HCF फाइंड करना है या LCM निकालना है। तो अभी हमने समझ लिया कि यहाँ पर HCF निकालना पड़ेगा, तो हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। 6 यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना है। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन से करने का तब तक आपको नहीं करना है। यदि आपको HCF फाइंड करने का आया है तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 616 को 32 से डिवाइड किया। 32 1 जा 32, रिमाइंडर कितना आएगा 29, ठीक है। ऊपर से उतरा 6। अब 32 की टेबल में 296 देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। 9 टाइम्स में करके देख लेते हैं। 9 2 18, 9 3 27 प्लस 1 28, 288 आ रहा है। 8 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपकी पहली इक्वेशन क्या बनेगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर आया है उससे आप पहले वाले डिविजर को डिवाइड करोगे, 32 को डिवाइड करोगे। और ऐसा आपको कब तक करते जाना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। लास्ट में आप जिससे डिवाइड करोगे वो आपका HCF होगा। तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ रहा है 0,
मतलब कि HCF कितना हो गया, ये हो गया HCF। तो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, और इन दोनों का HCF कितना है 8। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम वहां पर कितनी कॉलम बनाई जा सकती है, 8 कॉलम बनानी पड़ेगी, मैक्सिमम 8 बनेगी, 8 से ज्यादा कॉलम्स में हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, सेम उसी तरीके का है जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन करा है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं, जो अब हम करने वाले हैं। या सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया उस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। देखो आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करना है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। वेयर m बिलोंग्स टू z। m बिलोंग्स टू z का मतलब क्या है कि m यहां पर एक इंटीजर है, ये आपको प्रूव करना है। स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद में वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो देखो अभी हमने जो क्वेश्चन करा था सेम उसी तरीके से आपको करना है अलग भी क्वेश्चन, कि मैंने लेट अस अज्यूम अ पॉजिटिव इंटीजर a। हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लिया a। ठीक है, ये इंटीजर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मैंने यहां पर क्या किया कि a को हम डिवाइड करेंगे। अब आप बताओ, आप सोचो कि a को किससे डिवाइड करना चाहिए, तो हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या आ रहा है 3m और 3m प्लस 1, तो मुझे यहाँ पर 3 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो a को मैंने 3 से डिवाइड किया, मान लेते हैं क्वोशिएंट आएगा q और रिमाइंडर आएगा r। ये तो एक इंटीजर है, क्वोशिएंट जो q आ रहा है वो भी एक इंटीजर होगा और रिमाइंडर जो है वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहां से यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, और हमेशा 3 से कम होगी, 3 भी नहीं होगी, 3 कभी नहीं हो सकता है। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, बट 3 नहीं होगी। तो यदि मैं r की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर पुट करता हूँ, मान लेते हैं r की वैल्यू 0 होती है तो a इक्वल टू क्या आएगा 3q। यदि r इक्वल टू 1 होगा तो a की वैल्यू क्या आएगी 3q प्लस 1। यदि r की वैल्यू 2 होगी तो a क्या आएगा 3q प्लस 2। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर आपने अज्यूम किया है वो या तो 3q के फॉर्म में है, या फिर 3q प्लस 1 के फॉर्म में है, या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में। पर क्वेश्चन में आपको बोला है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। हम उस इंटीजर की बात नहीं करना चाहते, हम उसके स्क्वायर की बात करना चाहते हैं कि उसका स्क्वायर करने पर वो या तो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो आपको इन तीनों केसेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले पहले वाले का स्क्वायर करके देखते हैं, फिर दूसरे का करेंगे, फिर तीसरे का करेंगे, और वो तीनों का स्क्वायर करने पर या तो वो 3m के फॉर्म में आना चाहिए या फिर वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं केस 1 ले लेता हूं कि मैं किसका स्क्वायर कर रहा हूं, a इक्वल टू 3q का स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है प्रॉपर तरीके से। बोर्ड्स में आप किस तरीके से लिख रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसी के मार्क्स मिलते हैं। यदि आपको मान लो क्वेश्चन पूरा आता है बट यदि आप उसको सही से नहीं लिख पा रहे हो तो आपके आधे मार्क्स तो ऐसे ही कट जाएंगे। इसीलिए लिखने का तरीका ही बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, मैंने देखो 9 नहीं लिखा है यहाँ पर, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करने पर उसको या तो 3m के फॉर्म में लाना है या फिर 3m प्लस 1 के, मतलब 3 मुझे अलग करना पड़ेगा, इस पूरे को मैं m मानूंगा। m क्यों मानूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या बोला है, m इज सम इंटीजर, m क्या है, एक इंटीजर है। तो क्या ये इंटीजर आएगा क्या, तो देखो अभी मैंने बताया था कि q जो है वो एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर है।
इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर आएगा, और उसका हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक इंटीजर आएगा। मतलब ये इस पूरे की वैल्यू एक इंटीजर ही आएगी, और उस इंटीजर को मैंने एक नया नाम दे दिया m। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3m। ठीक है, m एक इंटीजर है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरे को सॉल्व करने पर एक इंटीजर आ रहा है, तो उस इंटीजर का नाम मैंने ले लिया m। तो ये क्या आएगा 3m। ठीक है, अब देखो इसमें हम केस 2 सॉल्व करते हैं। ये मैं हटा रहा हूं इधर का, केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 में आपको क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 3q प्लस 1। इसका भी हम स्क्वायर करेंगे और देखते हैं कि इसका स्क्वायर करने पर ये 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वापस से आपने स्क्वायरिंग करी दोनों तरफ। a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपांड कर रहा हूं मैं इसको। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab 2 3 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर प्लस में 1 आ रहा है, मतलब कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इस पूरे को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 3m और प्लस में 1 तो है ही। तो इस पूरे में से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकाल लिया। 3 कॉमन निकालने पर यहाँ पर बच रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है, इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या इंटीजर आएगा, तो हाँ ये इंटीजर ही आएगा। कैसे आएगा, q एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करने पर इंटीजर, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर, फिर इधर भी इंटीजर, पूरे को प्लस करने पर भी एक इंटीजर। तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर आएगी, और उस इंटीजर को मैं m मान लेता हूँ। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 3m प्लस 1। मतलब हाँ सेकंड वाले का स्क्वायर करने पर भी वो उन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आ रहा है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। अब हम थर्ड वाले का स्क्वायर करते हैं। पॉज कर लो, नोट कर लो इसको। केस 3 आपका क्या है, 3q प्लस 2। ये देखते हैं कि इसका स्क्वायर करने पर इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वापस से आपने स्क्वायरिंग करी। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6 2 12q प्लस b का स्क्वायर 4। अब देखो, अब आप यहाँ पर कैसे पता लगाओगे, यहाँ तो प्लस में 4 आ रहा है ना, तो ये 3m के फॉर्म में आएगा। 3m के फॉर्म में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पूरे में से 3 कॉमन नहीं निकल सकता। यदि इस पूरे में से 3 कॉमन निकल जाता तो 3 बाहर हो जाता और अंदर ब्रैकेट के अंदर जो बचता उसको मैं m मान लेता। बट यहाँ पर 3 कॉमन नहीं निकल सकता। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, बट यहाँ पर प्लस का 1 तो है ही नहीं। तो मैं 4 को ब्रेक कर लेता हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब देखो इस पूरे में से इतने में से प्लस 1 को अलग कर दो, इस पूरे में से 3 कॉमन निकल रहा है। 3 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर जो बचेगा उसको m मान लेंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस पूरे में से 3 कॉमन प्लस का 1 ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर एक इंटीजर ही आएगा। क्यों आएगा इंटीजर, क्योंकि q एक इंटीजर है। ये जो क्वेश्चन था वो इंटीजर होगा। तो इंटीजर का स्क्वायर करने पर इंटीजर, फिर इंटीजर, फिर इंटीजर, सबको प्लस करने पर भी एक इंटीजर। तो पूरा जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी, उसको मैंने m मान लिया। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3m प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया। उसने आपको बोला था कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पर वो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आएगा। मैंने एक इंटीजर अज्यूम कर लिया a, उसको हमने डिवाइड किया 3 से। 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 3 चाहिए। तो 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया q, रिमाइंडर आ रहा है r। तो a इक्वल टू 3q प्लस r हो गया। r की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक हो सकती है, 3 से कम। r की वैल्यू 0 ली तो a ये आ गया, 1 लेने पर ये आ गया, 2 लेने पर ये आ गया। इसका स्क्वायर करने पर किसी एक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखो मैं क्वेश्चन पहले रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पहले। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m और 9m plus 1। क्वेश्चन में आपको दिया है कि cube of any positive integer is of the form
9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर या तो वो 9m के फॉर्म में आएगा, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा। सेम वही तरीका, हर क्वेश्चन में वही चीज करनी है, बट थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक इंटीजर है, लेट अस टेक अ पॉजिटिव इंटीजर ए। यदि हम a को किससे डिवाइड करेंगे, यहां पर क्या हम 9 से डिवाइड करेंगे? देखो अब यहां पर मैं 9 से डिवाइड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मान लेते हैं अभी मैं 9 से डिवाइड करता हूं, क्वोशिएंट आता है q, रिमाइंडर आएगा r, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 9q प्लस r। और ये आप नहीं करोगे, ये भी सही है, बट इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको ये नहीं करना है। क्यों हो जाएगा लेंदी? r की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकती है? हमेशा 0 से बड़ी होगी बट 9 से छोटी होगी। मतलब r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक की वैल्यूज हो सकती है। तो आपको यहाँ पर r की अलग अलग 9 वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। पहले 0 पुट करूंगा, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? उसका क्यूब करना है। तो जो 9 इक्वेशन हमारी बनेगी, उन 9 इक्वेशंस का आपको क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब करने पर वो या तो 9m के फॉर्म में आना चाहिए, या 9m प्लस 1 के, या 9m प्लस 8 के। तो उससे क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब आप यहां पर क्या करोगे? क्वेश्चन को हम इतना लंबा तो कर नहीं सकते हैं, तो मैंने ये सोचा कि यहां पर क्या आ रहा है? 9। और यदि मैं 9 के फैक्टर्स निकालता हूं तो 9 का सबसे छोटा फैक्टर आएगा 3। ठीक है, तो 9 का फैक्टर है 3, तो यहां पर आप उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यदि यहाँ पर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आप उसके फैक्टर से, उसके मल्टीपल से आप यहाँ पर उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर मैंने 3 से डिवाइड किया, तो a इक्वल टू क्या आएगा? 3q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो अब यहाँ पर 3 केस ही बनेंगे। r की वैल्यू या तो 0 होगी, या फिर r की वैल्यू 1 होगी, या फिर r की वैल्यू 2 होगी। 3 नहीं हो सकती, 3 से कम होगी। ठीक है, मान लेते हैं r की वैल्यू 0 है, तो a इक्वल टू क्या आएगा? 3q, या फिर a की वैल्यू कितनी आएगी? 3q प्लस 1, या फिर a की वैल्यू कितनी आएगी? 3q प्लस 2। तो आपने जो पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम किया था वो या तो 3q के फॉर्म में होगा, या फिर 3q प्लस 1 के, या फिर 3q प्लस 2 के। बट आपको प्रूव क्या करना है कि इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर वो या तो 9m के फॉर्म में आना चाहिए, या 9m प्लस 1, या 9m प्लस 8 के। तो हम एक एक केस का क्यूब करते हैं। केस 1 ले लेते हैं सबसे पहले। केस 1 है a इक्वल टू 3q, क्यूब किया दोनों तरफ। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? a का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, तो 9 इंटू 3q क्यूब लिख रहा हूं मैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे उसको क्या बनाना है? 9 इंटू समथिंग, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। तो जो 9 आया उसको बाहर रख लो और पूरे अंदर वाले को m मान लेंगे, क्योंकि ये एक इंटीजर ही आएगा। तो ये जो भी इंटीजर आएगा उसको मैंने m बोल दिया। तो a क्यूब कितना आ रहा है? 9m के फॉर्म में, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। अब केस 2 समझते हैं। केस 2 में भी सेम वैसे ही करना है, क्यूबिंग करनी है दोनों तरफ। a इक्वल टू 9m 3m 3q प्लस 1। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब किया तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 9th में आप लोगों ने पढ़ी है। वैसे मैं लिख देता हूं फिर से, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों तरफ क्यूब किया, a क्यूब तो वैसा का वैसा इधर क्यूब किया, तो 3 3 9 3 27 क्यूब आ जाएगा, प्लस b का क्यूब मतलब 1, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, 3 3 9 3 27 क्यू स्क्वायर, फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 3 9 क्यू आएगा यहाँ पर। अब आप मुझे देख करके आप सोचो कि ये कौन से फॉर्म में आएगा। तो देखो यहाँ पर प्लस में 1 आ रहा है, तो इस प्लस 1 को सबसे पीछे ले लेते हैं और बाकी इन सब में से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट के जो अंदर बचेगा उसको हम मान लेंगे m, तो ये किस फॉर्म में आएगा? 9m प्लस 1 के फॉर्म में। देखो कैसे, मैंने इसको लिखा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q
और +1 को लास्ट में ले लिया। इन तीनों में से 9 कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते हैं। 9 कॉमन, यहाँ पर बचा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। q एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, फिर इससे मल्टीप्लाई करने पर भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, पूरे को प्लस करने पर भी एक इंटीजर। तो ये जो भी आएगा उस पूरे को मैंने बोल दिया m। ये पूरा एक इंटीजर आएगा और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मान लेते हैं m। तो a इक्वल टू 9m प्लस 1 के फॉर्म में ये आएगा। उसी तरीके से हम थर्ड का क्यूब करके देख लेते हैं। थर्ड वाला केस क्या था? केस 3q प्लस 2, दोनों तरफ क्यूब किया, 3q प्लस 2 का होल क्यूब, वापस से वही आइडेंटिटी लगाई, a क्यूब मतलब कि 27q क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 8 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 3 9 3 27 इंटू 2 54q आएगा, प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, तो 3 3 9 4 36q आएगा, ये q स्क्वायर होगा। ठीक है, साफ समझ में आ रहा है कि प्लस का 8 आ रहा है, प्लस 8 को पीछे ले लो, बाकी सब में से 9 कॉमन निकल रहा है। इन तीनों में से 9 कॉमन निकल रहा है, 9 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 6 54, तो 6q स्क्वायर प्लस 9 4 36 प्लस 8। इस पूरे को हम मान लेते हैं m, तो आपका आंसर आ रहा है 9m प्लस 8। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। सिमिलरली आपको इस एक्सरसाइज के पहले के जो एग्जाम्पल्स है बहुत सिंपल है, सॉल्व है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया है, वो आप लोग खुद सॉल्व करो, ये आपका होमवर्क है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अगले लेक्चर में हम इसी के आगे अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तब तक आप इसका जितना भी मैंने करवाया इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।